ये गेन टैक्स क्या होता है, गेन टैक्स किसने देना है, गेन टैक्स कितना देना है और गेन टैक्स को बचाने का क्या तरीकेकार है। ये वो चार सवाल हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं लोगों की तरफ से, और मैंने सोचा इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो होनी चाहिए। तो इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा गेन टैक्स है क्या, और इसको ये जो मैंने चार बातें की हैं आपसे, इसको किस तरीके से जो है वो देखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि गेन टैक्स एक्चुअली होता क्या है। गेन टैक्स ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर कमाया हुआ प्रॉफिट होता है कि जो आपने परचेज की है जिस प्राइस के ऊपर, लेकिन जब आप उसको सेल कर रहे हैं वो उससे ज्यादा प्राइस पे बिक रही है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक शख्स है वो एक प्लॉट लेता है या मकान लेता है, वो 10 लाख रुपए में एक प्लॉट लेता है या मकान लेता है, उसको वो अपने पास रखता है, और उसको रखने के बाद कल जब वो बेचता है 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, वो 10 लाख के बजाय जो है वो 12 लाख का सेल होता है या 14 लाख का सेल होता है, या वो 15 लाख रुपए का सेल होता है, मिसाल के तौर पर इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो उस सूरत में जो उसकी इजाफी कीमत है, यानी कि 10 लाख का उसने परचेज किया था, 15 लाख रुपए का उसने जो है वो सेल किया है। अब ये जो 5 लाख रुपए का डिफरेंस है ना इस चीज के अंदर, वो 5 लाख रुपया उसका प्रॉफिट है, वो उसका गेन है। इस प्रॉफिट के ऊपर या इस गेन के ऊपर, या ये जो पैसे उसने ज्यादा कमाए हैं, इसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा उसको गेन टैक्स कहते हैं। ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट हो गया कि गेन टैक्स आखिर होता क्या है। इसके बारे में और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, जिस तरह मिसाल तौर पे कोई शख्स अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट के जरिए हासिल करता है, या जो वारसान है उसको जो है वो प्रॉपर्टी विरासत में आती है कि उन्होंने कोई प्राइस पे नहीं की होती, तो उसका क्या सोल्यूशन है या उसमें क्या तरीकेकार है, वो मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा। उसमें अंदर जो है वो सारी डिटेल जो है वो मेंशन करूंगा। ये तो एक मैंने आपको अभी सिंपल सा एक खाका पेश किया है कि गेन टैक्स एक्चुअली होता क्या है, और ये जो है वो किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि किस ऐसी कौन सी आमदनी है या ऐसा कौन सी अमाउंट है जिसके ऊपर जो है वो गेन टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके बाद दूसरा सवाल आता है कि ये गेन टैक्स जो है वो देना किसने होता है। ये भी एक चीज है, क्योंकि जहां पे भी एग्रीमेंट टू सेल होता है, इकरारनामा लिखा जाता है, बयाना लिखा जाता है, उसमें ये बात लिख दी जाती है कि गेन टैक्स जो है वो सेलर के जिम्मे होगा, यानी कि जो फरोख्त कुंदा है, जो कि मालिक है, वो गेन टैक्स देगा। उसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि जो गेन है वो उसी शख्स ने कमाना है, यानी कि जो शख्स प्लॉट को या दुकान को या मकान को फरोख्त कर रहा है, यानी 10 लाख का प्लॉट तो उसने लिया है ना, विरासत के जरिए प्लॉट या मकान तो उसके नाम पे आया ना। अब वो जब फरोख्त करेगा तो उसने अपना गेन देखना है कि उसको इसमें से कोई गेन हुआ है या नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो उसका जो है वो क्या तनासुब है, और उसमें अगर एक से ज्यादा मालिक है तो उसमें किस तरीके से डिवाइड होगा। क्योंकि एक बात तो इसमें कंफर्म पेट्रोल यही है कि जो मर्जी हो जाए, गेन टैक्स देने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ सेलर की है, और सेलर के अलावा गेन टैक्स कोई भी दूसरा शख्स अदा नहीं करेगा। और अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी टैक्स ड्यू निकलता है गेन टैक्स की मद में, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेलर की ड्यूटी है। उसमें बायर का गेन टैक्स की हद तक किसी किस्म का कोई लाइबिलिटी नहीं है, ना उसने वो टैक्स को पे करना है, ना उसकी वो जिम्मेदारी है। अब तीसरा सवाल इसमें यह आ जाता है कि गेन टैक्स कितना अदा किया जाएगा। देखिए, गेन टैक्स को अदा करने के लिए सबसे पहले उसको जो है वो कैलकुलेट करना जरूरी है कि गेन टैक्स जो है वो कैलकुलेट कितनी अमाउंट पे हुआ है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 10 लाख का प्लॉट लिया, 15 लाख रुपए में उसको सेल आउट कर दिया, या मकान था उसको सेल आउट कर दिया। अब 5 लाख रुपया जो इसमें कमाया गया है, वो 5 लाख रुपया गेन की अमाउंट है, वो गेन टैक्स नहीं है। अब इसके ऊपर जो है वो गेन टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसको जो है वो कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। ये आप ऊपर लिंक में वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि गेन टैक्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। लेकिन मैं आपको इसमें दो तीन चीजें बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप डिटेल जो है वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें गेन टैक्स के अंदर सिर्फ दो चीजें काउंट की जाती हैं। नंबर वन पे कि एक शख्स ने जब वो प्रॉपर्टी परचेज की है, उसने वो अपने पास कितनी देर के लिए रखी है। उसने 1 साल के लिए रखी है, 2 साल के लिए रखी है, 3 साल के लिए रखी है, या 4 साल के लिए रखी है, या उससे ज्यादा रखी है। पहले नंबर पे इसका होल्डिंग पीरियड देखा जाएगा कि उसके पास वो प्रॉपर्टी कितनी देर रही है। ठीक है, क्योंकि पहले साल में अगर वो बेच देता है, अभी ली है 2 महीने बाद बेच दी, 6 महीने बाद बेच दी, उसका कैलकुलेट करने का प्रोसीजर डिफरेंट है। और उसके अलावा जो अगर वो 2 साल बाद बेचता है लेकिन 3 साल से पहले बेचता है, 3 साल बाद बेचता है लेकिन 4 साल से पहले बेचता है, तो उसके अंदर जो है वो कैलकुलेट करने का जो है वो डिफरेंट तरीकेकार है। एक चीज तो ये होगी जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि होल्डिंग पीरियड जो है ना वो देखा जाएगा कि जो सेलर है उसके पास जो है वो कितना देर वो प्रॉपर्टी रही है। दूसरी इसमें जो चीज देखी जाएगी वो ये देखी जाएगी कि आया वो प्रॉपर्टी किस नोयत की है। क्या वो प्लॉट है, वो ज़रूरी जमीन है,
प्लॉट और ज़रूरी ज़मीन, यानी इसमें इस तरह है कि अगर एक प्लॉट रहायशी इलाके में है या एक प्लॉट जो है वो ज़रूरी ज़मीन की फॉर्म में है, उन दोनों के ऊपर जो है वो सेम जो है ना वो कैटेगरी अप्लाई करती है। लेकिन कैटेगरी चेंज कहाँ पे होती है? कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में। वो किस तरीके से? क्योंकि एक शख्स है, उसने उसके ऊपर घर बनाया हुआ है, वो रेजिडेंशियल की जो है वो कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर उसने जो है वो उस पर शॉप बनाई हुई है तो वो कमर्शियल की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन वो उसकी नेचर को चेंज नहीं करेगा। यानी एक शख्स एक घर खरीद रहा है या एक शख्स एक दुकान खरीद रहा है और फिर कल को वो उसको बेच रहा है और उस पर जो प्रॉफिट कमा रहा है उसके ऊपर सेम परसेंटेज अप्लाई करेगी, उसको चेंज नहीं वो होने देंगे। अब इसमें वो चेंज किधर होगी? अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो फ्लैट है या अपार्टमेंट है। यानी कि एक शख्स ने प्रॉपर्टी परचेज की, उसको परचेज करने के बाद उसने वो जो परचेज की थी वो बेसिकली फ्लैट था या अपार्टमेंट था। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक पॉलिसी है कि आप जो है वो हाई राइज बिल्डिंग बनाएं, 5 मंजिला, 10 मंजिला, 15 मंजिला जो है 20 मंजिला आप बिल्डिंग्स को बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को जो है वो सेव किया जा सके और लोग जो है वो फैलने के बजाय जो है वो सिमट के रहें और हमारा रकबा जो है वो पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है उसको भी जो है वो सेव किया जा सके, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग जो है वो पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है। तो इस वजह से फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स के ऊपर जो गेन टैक्स की जो मियाद है वो 2 साल बाद फ्री हो जाता है, यानी 2 साल के बाद उसमें किसी किस्म का कोई गेन टैक्स नहीं लगता। फिर इसके अलावा जो मकान है या दुकान है उसको जो है वो 4 साल बाद एग्जामेशन है। और इसी तरह अगर कोई हम प्लॉट को देखें तो वो जो है वो 6 साल के बाद जो है वो उसमें एग्जाम्प्ट है, यानी 6 साल के बाद उस पर कोई गेन टैक्स नहीं लगता है। अब इसमें हमारे जो डीलर्स रहते हैं वो गेन टैक्स किसी और चीज़ को कहते हैं, लेकिन मैंने आज आपको एग्जैक्ट डिटेल में बता दिया है कि गेन टैक्स जो है वो होता क्या है। अब इसमें जो चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि गेन टैक्स को बचाने का क्या तरीकेकार है। गेन टैक्स को पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टी को जब कोई मालिक सेल करता है और उसको सेल करने के वक्त जो टैक्स दिया जाता है जिसको डीलर्स जो है वो गेन टैक्स कहते हैं, 3%, 6%, वो गेन टैक्स नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक एडवांस टैक्स होता है। एडवांस टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो प्रॉपर्टी को खरीदो फरोख्त करते वक्त दोनों ने देना होता है, बायर ने भी देना होता है, सेलर ने भी देना होता है। अभी ये 30 जून 2024 से पहले पहले तक की जो परसेंटेज है 1 जुलाई 2023 के बाद से वो ये है कि अगर एक बायर जो है वो प्रॉपर्टी परचेज करता है तो फाइलर के तौर पे उसको 3% देना पड़ेगा और नॉन फाइलर के तौर पे उसको 10.5% देना पड़ेगा। इसी तरह सेलर को जो है वो 3% देना पड़ेगा, नॉन फाइलर है लेकिन वो है सेलर तो उसको 6% देना पड़ेगा। अब ये अमाउंट जो है वो FBR रेट के अकॉर्डिंगली जो प्रॉपर्टी की बनती है उस पर देना होता है, जो कि FBR की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, उसके मुताबिक देना होता है। लोग पूछते हैं जी मैंने गेन टैक्स कितना देना, तो गेन टैक्स आपने FBR रेट के मुताबिक देना होता है। अगर एक शख्स ये रजिस्ट्री करवा रहा है और साथ उसके जो है वो एक FBR रेट है, दोनों में से जो हाई होगा वो अप्लाई करेगा। लेकिन ये है कि आपका जो मिनिमम जो एडवांस टैक्स है 236K का या 236C का, वो आपने जो है वो FBR रेट के ऊपर देना होता है। और इसको बचाने का तरीके का सिर्फ यही है कि आप उसको अगर फाइलर है तो आप उसको जो है वो लेटर ऑन एडजस्ट कर सकते हैं अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं गेन टैक्स जो है वो बचा लूंगा या गेन टैक्स नहीं दूंगा, गेन टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो गेन टैक्स है उसको कैलकुलेट करने का जो तरीकेकार है उसी पैरामीटर पे वो होगा। बाइंग डेट देखी जाएगी, सेलिंग डेट देखी जाएगी, फिर उसके बाद उसकी नेचर देखी जाएगी कि वो प्लॉट है या मकान है, फिर उसके बाद जो है वो उसका होल्डिंग पीरियड के साथ साथ उसकी अमाउंट का डिफरेंस देखा जाएगा। तो उसके हिसाब से जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो उसका गेन टैक्स होगा। जो आपने 236C के तौर पे एडवांस में 3% या 6% जो है वो पे कर दिया गया होगा, उसके तनाजर में मिसाल तौर पर आपने 236C का 50,000 रुपया टैक्स पे किया और आपका गेन टैक्स जो है वो 40,000 रुपया बनता है जो आपने गेन कमाया उसके ऊपर। तो 40,000 में से आप 50,000 ऑलरेडी एडवांस दे चुके हुए हैं, तो वो 40,000 उसमें एडजस्ट हो जाएगा, आपको मजीद कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।